हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश कुमार। आपका स्वागत है क्राइम स्टोरी वाले चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ। इस कहानी को सुनकर आपका दिल दहल उठेगा। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कि किसी अनजान शख्स पर बहुत ही कम समय के लिए उससे मिलती है और उस पर विश्वास कर लेती है। उस विश्वास का वह शख्स ऐसा फायदा उठाता है, ऐसा घिनौना काम करता है उस लड़की के साथ कि आज तक वह लड़का जेल के अंदर है। दोस्तों, अगर आप नए हो इस चैनल पर तो क्राइम स्टोरी वाले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर आपको नई नई कहानियाँ सुनने को मिलेगी और नई नई घटनाओं के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। यह चैनल खाली इन्फॉर्मेशन के लिए है। इस चैनल के माध्यम से हम किसी को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यह कहानी है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से। बेंगलुरु के दक्षिण में स्थित केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक गांव है। उस गांव का नाम है कडियारपन्नहल्ली। तो बात है दोस्तों 31 जुलाई 2019 की। इस गांव के कुछ लोग सुबह सुबह जंगल की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत एक युवती की लाश पड़ी मिलती है। उन लोगों ने पहचानने की कोशिश की कि ये लड़की कौन हो सकती है। पूरे गांव वालों ने पहचानने की कोशिश की, बट वह पता नहीं लगा पाए। तो लोगों ने वहां के सरपंच को ये सूचना दी। सरपंच ने बिना विलंब किए इस मामले की सूचना बेंगलुरु पुलिस को दे दी। जैसे ही पुलिस कंट्रोल रूम में फोन बजता है, पुलिस तुरंत ही उस घटना स्थल पर पहुंच जाती है। पुलिस जैसे ही हरकत में आती है, थाना प्रभारी ने ड्यूटी पर तैनात अफसर को इस मामले की डायरी बनाने को कहा और पुलिस टीम के साथ घटना स्थल की ओर रवाना हो गए। 20 मिनट में पुलिस की टीम घटना स्थल पर पहुंच गई। उस समय तक इस घटना की खबर आसपास के गांव वालों में फैल गई थी। देखते ही देखते घटना स्थल पर काफी भीड़ एकत्रित हो गई थी। घटना स्थल पर पहुंचकर पुलिस टीम ने गांव वालों की भीड़ को दूर हटाया और सरपंच से मामले की जानकारी ली। फिर उसी जानकारी के आधार पर पुलिस जांच शुरू कर देती है। इस घटना की सूचना मिलने पर बेंगलुरु के डीसीपी भीमाशंकर एस गुडेल भी मौका वारदात पर आ जाते हैं। उनके साथ फॉरेंसिक टीम भी थी। फॉरेंसिक टीम का काम खत्म होने के बाद डीसीपी भीमाशंकर एस गुडेल ने घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने जांच टीम को आवश्यक निर्देश दिए। डीसीपी साहब के चले जाने के बाद पुलिस की टीम ने घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। मृतका की लाश के पास से पुलिस को आईडी कार्ड या मोबाइल फोन वगैरह कुछ नहीं मिला था जिससे उसकी शिनाख्त हो पाती। लेकिन स्वस्थ सुंदर युवती के कपड़े से लग रहा था कि वह किसी संपन्न परिवार से ताल्लुकात रखती हैं, या फिर वह कोई मॉडल है या कोई बहुत ही खानदानी रईस परिवार से हो सकती हैं। मृतका की कलाई पर टाइटन की घड़ी थी। वह घड़ी भी काफी कॉस्टली थी। साथ ही वह ब्रांडेड कपड़े पहने हुए थी। उसकी गर्दन पर बना टैटू भी इस बात का संकेत दे रहा था कि उसका संबंध किसी बड़े शहर से था। हत्यारे ने उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या की थी। युवती के सीने और पेट पर चाकू के गहरे घाव थे। सिर पर किसी भारी चीज से प्रहार किया गया था। उसका चेहरा इतना विकृत कर दिया गया था ताकि उसे कोई पहचान ना सके। घटना स्थल का निरीक्षण करके पुलिस ने युवती की लाश को पोस्टमार्टम के लिए बेंगलुरु सिटी अस्पताल में भेज दिया। घटना स्थल की सारी कार्रवाई पूरी करके पुलिस टीम थाने लौट आई और हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके साथ ही पुलिस युवती की पहचान और हत्यारे की खोज में लग गई। पुलिस की प्राथमिकता थी युवती की पहचान करना, क्योंकि बिना शिनाख्त के जांच को आगे बढ़ाना बहुत ही मुश्किल था। उस युवती की शिनाख्त के लिए पुलिस के पास युवती के ब्रांडेड कपड़े और चप्पलों के अलावा कुछ नहीं था। कपड़ों पर लगे बार कोड से पुलिस ने यह जानने की कोशिश की कि ऐसी मार्केट कहाँ-कहाँ और किन-किन शहरों में है जहां इस युवती जैसे कपड़े और चप्पल मिलते हो। पुलिस की मेहनत रंग लाई। गूगल पर सर्च करने के बाद पुलिस को यह जानकारी मिली कि ऐसी मार्केट दिल्ली और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बहुत ज़्यादा है।
यह पता लगते ही पुलिस एक टीम को दिल्ली और एक टीम को पश्चिम बंगाल की फेमस दुकानों की लिस्ट तैयार करने के लिए बोल देती है। पुलिस वाले उन दुकानों से संपर्क साधती है। पुलिस उन दुकानदारों से उन ग्राहकों की पिछले 2 साल की लिस्ट मांगती है जिन्होंने ऑनलाइन या सीधे तौर पर खरीदारी की थी। इसके साथ ही बेंगलुरु सिटी पुलिस ने उस युवती की लाश के फोटो और हुलिया दिल्ली और कोलकाता के सभी पुलिस थानों में भेज देती है और यह जानने की कोशिश करती हैं कि किसी थाने में किसी युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज नहीं है, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकलता। इसके बावजूद पुलिस निराश नहीं होती है और जांच को आगे बढ़ाती है। पुलिस उच्च अधिकारियों के आदेश पर जांच के लिए पुलिस की 2 टीमें बनाती हैं। इनमें से एक टीम को दिल्ली भेज देती है और दूसरी टीम को कोलकाता। पुलिस को जो जानकारी चाहिए होती है वह कोलकाता के थाना न्यू टाउन से मिलती है। मृत युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट न्यू टाउन में दर्ज की जाती है। पुलिस को पता चला कि जिस युवती की लाश मिली है वह कोई आम युवती नहीं थी बल्कि एक सेलिब्रिटी थी। उसका नाम था पूजा सिंह। पूजा सिंह एंटरटेनमेंट चैनल स्टार प्लस के सीरियल दिया और बाती में एक महत्वपूर्ण हिस्सा रह चुकी थी। उसने और भी कई सारी धारावाहिकों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थी। साथ ही वह एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की फ्रीलांस मॉडल भी थी। पूजा सिंह अपने पति संदीप डे के साथ कोलकाता के न्यू टाउन में रहती थी। पता मिल गया तो बेंगलुरु पुलिस न्यू टाउन स्थित संदीप डे के घर पहुंच जाती है। पता चला कि संदीप डे और पूजा सिंह ने लव मैरिज की थी। संदीप डे ने बताया कि पूजा 29 जुलाई 2019 को इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के बुलावे पर उनके एक प्रोग्राम में हिस्सा लेने बेंगलुरु गई थी। उसे 31 जुलाई की सुबह फ्लाइट लेकर कोलकाता आना था। जब वह नहीं आई तो संदीप डे ने उसके मोबाइल पर कॉल की, लेकिन पूजा का फोन बंद था। जहां जहां पूछताछ करना संभव था उन्होंने फोन किया, लेकिन कहीं से भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। आखिर सारा दिन इंतजार करने के बाद उन्होंने थाना न्यू टाउन में पूजा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने अपना काम किया भी और पूजा का कोई पता भी नहीं लग सका। वह खुद भी रिश्तेदारों और दोस्तों से बात करके पूजा का पता लगा रहे थे। इसी बीच सुदीप डे के मोबाइल पर एक चौंका देने वाला मैसेज आया। मैसेज पूजा सिंह के फोन से ही किया गया था। मैसेज में लिखा था कि वह हैदराबाद में है और उसे पैसों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। वह पैसों के लिए परेशान है, इसलिए उसको इस मैसेज में दिए गए बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए डालने हैं। ऐसा उस मैसेज में लिखा गया था। यह बात सुदीप डे को हजम नहीं हुई, क्योंकि यह संभव ही नहीं था कि पूजा सिंह पैसे के लिए परेशान हो। अगर ऐसा होता भी तो वह पति से सीधे बात कर सकती थी। जिस तरह टूटी फूटी अंग्रेजी में मैसेज था वह भी गले नहीं उतरने वाला था, क्योंकि पूजा की इंग्लिश पर पकड़ काफी अच्छी थी। मतलब साफ था कि पूजा का मोबाइल किसी गलत व्यक्ति के हाथ में पड़ गया था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि हैदराबाद में पूजा का कोई भी प्रोग्राम नहीं था। सुदीप ने पुलिस हेल्पलाइन से बैंक अकाउंट का नंबर पता लगाने की रिक्वेस्ट की तो पता चला कि वह बैंक अकाउंट नंबर बेंगलोर के किसी नागेश नाम के व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ था, जो कि पूरी तरह से फ्रॉड था। सुदीप से मिली जानकारी से पुलिस जांच को दिशा मिल गई। सुदीप डे को साथ लेकर पुलिस बेंगलोर लौट आई और मृतका की शिनाख्त के बाद पूजा सिंह की लाश सुदीप डे को सौंप दी गई। दूसरी ओर पुलिस ने नागेश का बायोडाटा एकत्र करना शुरू किया। पूजा सिंह के फोन की कॉल डिटेल्स से नागेश का फोन नंबर पता चल गया था। कुछ जानकारियां उस बैंक के अकाउंट से भी मिली थी। नागेश के मोबाइल की लोकेशन के सहारे 10 अगस्त 2019 को उसे टैक्सी स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया गया। वह टैक्सी ड्राइवर था। इस मामले में उससे डीसीपी भीमाशंकर एस गुडेल ने खुद उससे पूछताछ की। शुरू में तो नागेश ने इमोशनल ड्रामा कर डीसीपी साहब को घुमाने की खूब कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने अपने हथकंडे अपनाए, पुलिस ने अपने वाली बताई, तो वह मुंह खोलने को मजबूर हो गया। अंततः उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने टीवी एक्टर पूजा सिंह की हत्या की। जो कहानी बताई वह कुछ इस तरह थी कि वह साधारण परिवार का 22 वर्षीय एचएमएस नागेश बेंगलोर के संजीवनी नगर
में रहता था। माता पिता की गरीबी की वजह से उसने बचपन में ही काफी कष्ट उठाए थे। महत्वाकांक्षी स्वभाव के नागेश ने बड़ी मुश्किल से 10वीं पास की थी। जवान होते ही उसने टैक्सी चलाने का काम शुरू कर दिया। नागेश की शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे भी थे। घर परिवार को चलाने की जिम्मेदारी पूरी उसके कंधों पर थी। शुरू में काफी दिनों तक नागेश ने किराए की टैक्सी चलाई। बाद में उसने यार दोस्तों की मदद से और बैंक के लोन के सहारे से उसने खुद टैक्सी खरीद ली, जिसे उसने ओला कैब में लगा दिया था। लेकिन इससे भी नागेश को ज्यादा कमाई नहीं होती थी, बस जैसे तैसे काम चला रहा था। जिन दिनों उसकी मुलाकात टीवी एक्टर पूजा सिंह से हुई, उन दिनों वह आर्थिक रूप से काफी परेशान था। दरअसल उसे हर हफ्ते बैंक को किस्त देनी होती थी, लेकिन उसकी टैक्सी के 2 हफ्ते बिना पेमेंट किए ही छूट गए थे। 2 किस्तें भरने के लिए बैंक ने उसको नोटिस लेटर भी भेजा था। बात है 29 जुलाई 2019 की। 29 जुलाई को पूजा सिंह जब इवेंट मैनेजमेंट के प्रोग्राम के लिए बेंगलुरु आई तो उसने एयरपोर्ट से नागेश की ओला कैब को हायर किया। पूजा उसकी कैब से वरपन्ना की अग्रहारा लॉज गई थी। पूजा सिंह कुछ इस तरह प्रभावित हुई थी कि उन्होंने नागेश को अपने पूरे प्रोग्राम में साथ रखने का फैसला कर लिया। होटल में फ्रेश होने के बाद पूजा अपने कार्यक्रम के लिए निकली तो रात लगभग 12 बजे के आसपास वह वापस लौटी। नागेश को किराया देने के लिए पूजा सिंह ने अपना पर्स खोला और किराए के अलावा उसे अच्छी टिप भी दी। 31 जुलाई 2019 की सुबह 4:30 बजे पूजा को कोलकाता वापस लौटना था। इसके लिए उन्हें फ्लाइट पकड़नी थी, इसलिए उन्होंने नागेश को 3:30 बजे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए कहा था। इसके लिए नागेश ने पूजा सिंह से 1200 रुपये मांगे, जिसे उन्होंने खुशी खुशी मान लिया। नागेश पूजा सिंह के व्यवहार से खुश था, लेकिन होने को कौन रोक सकता था। चूंकि सुबह 3 बजे नागेश को जल्दी आकर पूजा सिंह को लेकर एयरपोर्ट छोड़ना था, इसलिए वह घर न जाकर उसने टैक्सी को होटल के परिसर में ही पार्क कर दिया और वह टैक्सी की सीट लंबी करके उसी के अंदर सोने लग गया। तो पूजा ने उसको कॉल करके बोला कि मैं बहुत थकी हुई हूँ और अगर मेरी आंख लग गई तो मेरे को लेट हो जाएगा, इसलिए आपको फ़ोन करके मुझे 4 बजे उठाना है। तो नागेश ने बोला ठीक है मैम, मैं आपको कॉल करके उठा लूँगा। नागेश उसी टैक्सी के अंदर सो गया, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। वह सोने की कोशिश कर रहा था, बट उसके दिमाग में बहुत सारी बातें घूम रही थी। दिमाग परेशानी से उसे आराम नहीं करने दिया। उसे बैंक की 3 हफ्ते की किस्त देनी थी। उसे घर के खर्च और बैंक की किस्तों की चिंता खाए जा रही थी। पूजा सिंह ने नागेश को जब किराया और टिप दी थी तो उसकी नज़र नोटों से भरे पूजा के पर्स पर चली गई थी। जब उसके दिमाग में कई तरह के सवाल आ रहे थे, तब बार बार उसकी आंखों के सामने पूजा सिंह का पर्स ही लहरा रहा था। सोचते सोचते नागेश के मन में एक खतरनाक योजना बन गई। उसने उस पर अमल करने का फैसला कर लिया। पूजा सिंह को लूटकर वह अपनी परेशानियों से पीछा छुड़ाना चाहता था। उसने सोचा कि पूजा सिंह दूसरे शहर की रहने वाली है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मन ही मन में वह योजना बनाते बनाते उसे नींद आ जाती है। उसकी नींद तब टूटी जब होटल के स्टाफ का एक व्यक्ति पूजा सिंह का सामान लेकर उसके पास आया। टैक्सी में सामान रखवाने के बाद नागेश ने तरोताजा होने के लिए अपनी पानी की बोतल लेकर मुंह पर पानी के छिट्टे मारने लगा। इतने में पूजा सिंह भी वहां पर आ जाती है और उन्हें टैक्सी में बैठाकर वह एयरपोर्ट की ओर रवाना हो जाते हैं। जितनी तेजी से उसकी टैक्सी भाग रही थी, उतनी ही तेजी से उसका दिमाग भी चल रहा था। काम में व्यस्त होने के कारण पूजा सिंह ठीक से सो नहीं पाई थी, जिसकी वजह से कैब में बैठे बैठे ही उन्हें नींद आ जाती है। पूजा को नींद में देख नागेश के मन का शैतान रौद्र रूप ले लेता है। उसने टैक्सी का रुख सुनसान निर्जन स्थान की तरफ कर दिया। पूजा सिंह की नींद खुली तो कैब के आसपास सन्नाटा था। सन्नाटे को देखकर पूजा सिंह घबरा जाती हैं और टैक्सी रुकवाने को कहती हैं। नागेश टैक्सी रोककर उनसे कुछ बात करने के लिए पीछे जाता है और पूजा सिंह उससे कुछ बात कर पाती इससे पहले ही नागेश ने जैक की रॉड से पूजा सिंह के सिर पर वार कर दिया, जिससे पूजा सिंह बेहोश होकर गिर गई। नागेश पूजा सिंह का सारा सामान लेकर फरार हो पाता इससे पहले ही पूजा सिंह को होश आ जाता है। चीखती है, चिल्लाती है और कैब से दूसरी ओर भागने लग जाती है। पूजा सिंह को रोड की तरफ भागता देख नागेश पीछे से आता है और वह उसे चाकू से गोदकर वहीं पर मौत की नींद सुला देता है।
और बाद में वह पूजा सिंह के शव को वहीं पर छोड़कर फरार हो जाता है। पूजा सिंह को लूटकर वह निश्चित हो गया था, लेकिन उसे तब झटका लगा जब आशा के अनुरूप पूजा सिंह के पर्स से उसके हाथ कुछ नहीं लगा। जिस समस्या के लिए उसने यह इतना बड़ा अपराध किया था वह पूरी नहीं हो सकी। वह कैसे या क्या करे, यह बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। तभी पूजा सिंह का मोबाइल उसके लिए रोशनी बना। उसने पूजा सिंह के मोबाइल से उसके पति सुदीप डे को अपना अकाउंट नंबर सेंड किया और उसने लिखा कि उसके अंदर 5 लाख रुपए ट्रांसफर करे। उसको पैसों की सख्त जरूरत है। बस यही उसके गले की फांस बन गई। उस नागेश से पुलिस ने जब विस्तृत रूप से पूछताछ की तो बाद में उसे महानगर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हत्या के इस्तेमाल चाकू और जैक रोड और टैक्सी पहले ही बरामद कर ली थी। तो दोस्तों, यह कहानी है एक सेलिब्रिटी एक्टर की और एक कैब ड्राइवर की। पूजा सिंह जो कि सेलिब्रिटी दिया और बाती में काम कर चुकी थी, उसने उस कैब ड्राइवर के बातों में आकर उस पर विश्वास कर लिया, जिसके कारण उस कैब ड्राइवर ने इस घटना को अंजाम दिया। दोस्तों, इस घटना के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से हम आपको डराना नहीं चाहते हैं। हम आपको सिर्फ इन्फॉर्म करना चाहते हैं और आपको जागरूक करना चाहते हैं। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें क्राइम स्टोरी वाले चैनल को, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।